देखिए, आज हम सब पढ़ने वाले हैं जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो साझेदारी है और जो सह स्वामित्व होते हैं, इसमें क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम साझेदारी का जो भी पॉइंट है उसको हम ध्यान से पढ़ लेते हैं। देखिए, जो साझेदारी व्यवसाय होता है उसमें अनुबंध होता है, समझौता होता है, और यह समझौता या तो लिखित हो या तो मौखिक हो, दोनों में से कोई एक होना ज़रूरी है। ठीक है। लेकिन जो सह स्वामित्व वाले होते हैं उसमें जो समझौता है या जो लिखित है या जो मौखिक है, इसकी हमें कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती। वहाँ पे समझौते को ध्यान में दिया ही नहीं जाता है। ठीक है। इसके साथ साथ हमें कुछ और भी पॉइंट है ध्यान देना है। जैसे जो साझेदारी व्यवसाय है उसमें यह नियम है कि आप व्यवसाय को चलाकर लाभ कमाएंगे और उस लाभ को आपस में बांटेंगे। ठीक, साथ में मिलकर व्यवसाय को चलाएंगे और उस लाभ को आपस में हम बांटेंगे। लेकिन जो सह स्वामित्व है, ठीक है, तो सह स्वामित्व में अर्जित लाभ मतलब जो लाभ कमाया जाता है उसे बांटना आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है। लेकिन जो साझेदारी व्यवसाय है उसमें लाभ को बांटना जरूरी है, आवश्यक है। ठीक है। साझेदारी व्यवसाय में कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए और अधिकतम 20 व्यक्ति होने चाहिए। अगर साझेदारी बैंकिंग व्यवसाय करता है तो वहाँ पर मैक्सिमम नंबर 10 होने चाहिए। एज पर कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार यह बात कहना पड़ेगा। ठीक है। और जो सह स्वामित्व है इस पे कम से कम कितने होने चाहिए, अधिकतम कितने होने चाहिए, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता और यहाँ पर हमें से कोई मतलब नहीं है। कितने भी हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, लाख हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन अगर साझेदारी है तो उसका नंबर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। उसके बाद साझेदारी व्यवसाय में क्या होता है कि एक साझेदार दूसरे साझेदार का एजेंट होता है, और जो सह स्वामित्व है इसमें एजेंट का ऐसा कोई बात नहीं कहा गया है। ठीक है। साझेदारी व्यवसाय में जो प्रॉपर्टी होते हैं, जो संपत्ति होते हैं, उसे साझेदार आपस में बांटने के लिए नहीं कह सकते हैं। लेकिन अगर सह स्वामित्व व्यवसाय है तो वहाँ पर जो संपत्ति है, जो प्रॉपर्टी है, उसे साझेदार आपस में बांटने के लिए कह सकते हैं। यह बात ध्यान देना जरूरी है। ठीक है। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम होगा, दिक्कत होगा। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। जो साझेदारी व्यवसाय है यहाँ पर जो लायबिलिटीज़ है, जो दायित्व है, वो असीमित है। असीमित दायित्व का मतलब यह है कि व्यवसाय में अगर नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो उस नुकसान का, उस लॉस का भरपाई आपके पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचकर भी किया जा सकता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया असीमित दायित्व। लेकिन जो सह स्वामित्व वाले व्यवसाय होते हैं वहाँ पे जो दायित्व होता है वो हमारा सीमित होता है, क्योंकि भाई जो आपका स्वामित्व है, जो प्रॉपर्टी है, उसी के हिसाब से वहाँ पे आपका लायबिलिटीज़ निर्धारित किया जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे साझेदारी और सह स्वामित्व में अंतर हो गए। अगला अंतर है हमारा साझेदारी तथा संयुक्त हिंदू परिवार में अंतर। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो इस दोनों में अंतर भी जानना जरूरी है। एक एक पॉइंट करके देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। साझेदारी में क्या होता है, समझौता होता है, एग्रीमेंट होता है, या तो लिखित हो या तो मौखिक हो। लिखित हो तो सबसे अच्छा है। लेकिन जो HUF है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, वहाँ पर जो समझौता होता है, एग्रीमेंट होता है, वो मुखिया परिवार करता है, ना कि सभी लोग मिल के कहते हैं। वो जैसा कहेगा वैसा ही होगा। मतलब इसमें समझौते की ज़रूरत नहीं है। परिवार का मुखिया जो कहेगा वह सभी को करना है, वह सभी को मानने हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए जो भारतीय साझेदारी अधिनियम है यह 1932 के द्वारा संचालित किया जाता है। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। और जो HUF है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इसका नियमन हिंदू कानून के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? हिंदू कानून के द्वारा किया जाता है। साझेदारी में जो सदस्य बनते हैं, साझेदार बनते हैं, वो जन्म से नहीं बनते हैं। उन्हें अपना साझेदारी मतलब पैसा देकर, एग्रीमेंट करके उन्हें साझेदार बनाया जाता है। लेकिन अगर HUF है तो वो जो बच्चा जन्म लेगा तो वह जन्म से ही जन्म से ही वह उस व्यवसाय का सदस्य बन जाता है। साझेदारी व्यवसाय में स्त्रियां साझेदार बन सकती हैं, लेकिन संयुक्त हिंदू परिवार में स्त्रियां साझेदार नहीं बन सकती हैं।
कुछ कुछ दशाओं में स्त्री सदस्य हो सकती हैं, वो हम आगे बढ़ेंगे। साझेदारी में कम से कम 2 अधिकतम 20 और बैंकिंग व्यवसाय में मैक्सिमम 10 हो सकते हैं संख्या। लेकिन जो संयुक्त हिंदू परिवार है वहाँ पे इस संख्या से रिलेटेड कोई भी बात नहीं कहा गया है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वहाँ पे संख्या के बारे में कुछ कहा ही नहीं गया है। देखिए, अगर साझेदारी है और किसी, जैसे मान लीजिए 2 साझेदार हैं, एक साझेदार पागल हो गया या उसका मृत्यु हो गया, तो जो वहाँ पे एग्रीमेंट होते हैं, जो साझेदार होते हैं, वह ख़त्म हो जाता है, साझेदारी नहीं रहता है। लेकिन जो संयुक्त हिंदू परिवार का जो व्यवसाय होता है वहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं रहती है। ठीक है, साझेदारी व्यवसाय का पंजीयन आवश्यक है, ज़रूरी है, लेकिन HUF में पंजीयन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। साझेदारी व्यवसाय में व्यवसाय को चलाने का जो जिम्मेदारी होता है उस साझेदार के सभी सदस्य के पास होता है। लेकिन जो HUF होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, उसे सभी लोग नहीं चलाते हैं, केवल परिवार का मुखिया ही चलाता है। तो ये सब हमारे हो गए साझेदारी और संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में अंतर। ठीक है, इस अंतर को आप ध्यान से एक बार वीडियो को पॉज करके पढ़ ध्यान से सुन लीजिएगा। उसके बाद दिया है काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप। साझेदारी व्यवसाय के कितने प्रकार हैं? जनरली यहाँ पे 6 प्रकार दिया है काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप। पहला पार्टनरशिप है ऐच्छिक साझेदारी। ऐच्छिक साझेदारी, ऐच्छिक मतलब अपनी इच्छा के अनुसार हम किसी व्यवसाय या किसी साझेदारी व्यवसाय में साझेदार बन सकते हो। मेरा क्या है? ऐच्छिक साझेदारी कहलाता है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यदि साझेदारी के समझौते में साझेदारी की अवधि अथवा उसके विघटन या समापन के संबंध में कोई बात नहीं दी गई है तो ऐसी साझेदारी को ऐच्छिक साझेदारी कहेंगे। हम 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर आपस में अगर समझौता कर रहे हैं व्यवसाय को चलाने के लिए, तो व्यवसाय उसने शुरू कर दिया, लेकिन व्यवसाय को समाप्त कब करना है इसके बारे में कोई भी चर्चा नहीं किया गया है, तो उस प्रकार के व्यवसाय को हम कहेंगे ऐच्छिक साझेदारी। वो कभी भी समाप्त हो सकता है, 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद, 1 साल के बाद, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, क्योंकि वहाँ पे कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं दिया हुआ। अगर टाइम का बाउंडेशन दे दिया रहता तो वहाँ पे ऐच्छिक साझेदारी होता ही नहीं। दूसरा है हमारा विशिष्ट साझेदारी। इससे पहले मैंने आपको क्या बताया? आई रिपीट, ऐच्छिक साझेदारी। मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? साझेदारी के प्रकार, काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप। पहला मैंने आपको बताया ऐच्छिक साझेदारी, दूसरा है विशिष्ट साझेदारी। अब विशिष्ट साझेदारी में क्या होता है, यह ज़रा ध्यान से सुनिएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, भारतीय साझेदारी अधिनियम की धारा 8। भारतीय साझेदारी अधिनियम कब आया था? 1932। 1932 की धारा 8 के अनुसार जब किसी विशिष्ट व्यवसाय अथवा विशेष कार्य के लिए साझेदारी का निर्माण किया जाता है तो उसे विशिष्ट साझेदारी कहते हैं। विशिष्ट कार्य को करने के लिए जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में मिलकर समझौता करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, उस व्यवसाय को चलाने का कोशिश करते हैं, तो उस प्रकार के साझेदारी को हम क्या कहेंगे? विशिष्ट साझेदारी कहेंगे। विशिष्ट कार्य, विशिष्ट का मतलब कुछ स्पेशल काम होना चाहिए जो सबसे अलग रहे, स्पेसिफिक रहे। ठीक है, 2 मैंने बताया, ऐच्छिक साझेदारी, विशिष्ट साझेदारी, और तीसरा हमारा है नियत अवधि की साझेदारी। नियत का मतलब देखिए क्या लिखा हो, फिक्स्ड। यदि किसी साझेदारी का निर्माण एक नियत अवधि के लिए किया जाता है तो उसे नियत अवधि की साझेदारी या निश्चितकालीन साझेदारी हम कहते हैं। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिले हैं, उन्होंने निर्धारित यह कर लिया कि हम इस व्यवसाय को चलाएंगे 5 साल, 5 साल के बाद हम इस व्यवसाय को नहीं चलाएंगे, तो 5 साल उसका टाइम पीरियड लॉक है। 5 साल तक ही उस व्यवसाय को जब चलाया जाएगा। अब 5 साल से जैसे ही 1 दिन ज़्यादा होगा तो व्यवसाय अस्तित्व में नहीं रहता है, एग्रीमेंट समाप्त हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो इस प्रकार के व्यवसाय को हम कहते हैं नियत अवधि की साझेदारी। अभी तक मैंने 3 प्रकार पढ़ा, पहला ऐच्छिक, दूसरा विशिष्ट, तीसरा नियत अवधि। ठीक है, चौथा है अनिश्चितकालीन साझेदारी। अनिश्चितकालीन मतलब इसका कोई भी समय नहीं रहता है। क्या लिखा है? यदि साझेदारी के समझौते में अवधि या समय के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं है और ना ही उसका निर्माण किसी कार्य या उद्देश्य विशेष के लिए हुआ है तो उसे अनिश्चितकालीन साझेदारी कहते हैं। 2 बातें हैं, पहला उसका जो टाइम
फ्रेम है वह निर्धारित नहीं किया गया है। और दूसरा, कौन सा व्यवसाय करना है, कैसे करना है, किसके साथ करना है, व्यवसाय का नेचर क्या होगा, इसके बारे में भी कुछ भी नहीं कहा गया है। तो इस प्रकार के साझेदारी को क्या कहेंगे, अनिश्चितकालीन साझेदारी। दो बात आप याद रखिएगा, टाइम फ्रेम के बारे में कुछ नहीं बताया गया है, और दूसरा व्यवसाय का प्रकृति क्या है, नेचर है, व्यवसाय करेगा किस प्रकार का व्यवसाय करेगा, इसके बारे में भी कुछ नहीं बताया गया है। तो इसको आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, ठीक है। पांचवा है मेरा सामान्य साझेदारी। सामान्य साझेदारी मतलब इससे पहले जो क्लास में मैंने आपको बताया कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में मिलते हैं, समझौता करते हैं, व्यवसाय साथ में चलाते हैं, लाभ कमाते हैं और उस लाभ को आपस में बांट लेते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, सामान्य साझेदारी कहते हैं। और भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार ही इसका संचालन नियमन किया जाता है। ये हो गया मेरा सामान्य साझेदारी। मैंने आपको 5 बताया, पहला ऐच्छिक, दूसरा विशिष्ट, तीसरा नियत अवधि की, चौथा अनिश्चितकालीन और पांचवा सामान्य साझेदारी। एक लास्ट है छठवां सीमित साझेदारी, लिमिटेड पार्टनरशिप। लिमिटेड पार्टनरशिप किसे कहेंगे, जब दायित्व का जो सीमा है वह लिमिटेड रहता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, सीमित पार्टनरशिप या सीमित साझेदारी। जैसे इससे पहले जो भी मैंने आपको साझेदारी व्यवसाय के बारे में बताया, वहाँ पे जो दायित्व होता है वह असीमित होता है। दायित्व का मतलब आपको पैसा देना है। कब देना है, जब भाई आपसे कोई पैसा पाएगा तभी तो आप दोगे, कि अपने मन से ऐसे दान करते चले जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब आपसे कोई पैसा पा रहा तब आप देते हो। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखवाया है, सीमित दायित्व, मतलब सीमित मात्रा में आपको पैसे देने हैं, उससे ज़्यादा नहीं देने। अगर 1 लाख रुपया तो 1 लाख ही देंगे, उससे ज़्यादा हम नहीं देंगे। तो जो मेरा पूंजी, जो मेरा कैपिटल व्यवसाय में लगा है व्यवसाय को चलाने के लिए, हम सिर्फ उतने रुपए तक के ही जिम्मेदार होंगे, उससे ज़्यादा का हम जिम्मेदार नहीं होंगे। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये सभी हो गए मेरे साझेदारी के भेद या प्रकार। इसके बाद कुछ अन्य टॉपिक है, जैसे सीमित साझेदारी की विशेषता क्या है। तो सिंपल विशेषता है, जैसे कम से कम 2 सदस्य होने चाहिए, और एग्रीमेंट होना चाहिए, रजिस्ट्री होना चाहिए, पूंजी कितना कितना पैसा लगाया जा रहा है व्यवसाय में, इसका डिटेल पता होना चाहिए। तो ये सब बात आपको वहाँ पे लिखनी पड़ेंगी। ये सब मैंने पिछली कक्षाओं में ये सब बता दिया है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे साझेदारी संलेख, पार्टनरशिप डीड क्या होता है, और ये जो साझेदारी संलेख है इसमें कौन को किस किस बात का उल्लेख किया जाता है। देखिए, जब 2 या 2 से अधिक साझेदार व्यवसाय करते हैं तो उनके बीच एग्रीमेंट होता है, समझौता होता है, और जो भी समझौता हुआ है जब उस समझौते को लिख लिया जाता है, ठीक है, वही मेरा क्या हो जाता है, साझेदारी संलेख होता है। संलेख, लेख का मतलब लिखना, क्या लिखना, साझेदारी के बारे में लिखना। क्या लिखेंगे, जब 2 या 2 से अधिक साझेदार आपस में एग्रीमेंट करेंगे, समझौता करेंगे, तो वही बात तो हम जहाँ पे लिखेंगे, जिस पन्ने पे लिखेंगे, जिस कागज़ पे लिखेंगे, उसी कागज़ को क्या कहेंगे, साझेदारी संलेख हम कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जो साझेदारी संलेख है उसमें रहता क्या क्या है। सबसे पहले व्यवसाय का नाम रहेगा, व्यवसाय का पता रहेगा, साझेदार का नाम रहेगा, साझेदार का पता रहेगा, कितने साझेदार कितने पूंजी लगाए हैं वो रहेगा, व्यवसाय का नेचर क्या है, व्यवसाय का क्षेत्र क्या है, जो साझेदारी किया जा रहा है उसका टाइम क्या है, 1 साल 2 साल, उसका समय क्या है, कौन साझेदार कितना कितना पैसा व्यवसाय में लगाया है उसका डिटेल हमें साझेदारी संलेख से मिल जाएगा। पूंजी पर हम ब्याज कितना देंगे, लाभ का बंटवारा कैसे करेंगे, बराबर बराबर करेंगे कि पूंजी के अनुपात में करेंगे, इस सभी के बारे में। आहरण, ड्राइंग का मतलब कि जब साझेदार अपने ही व्यवसाय से कुछ पैसा, कुछ वस्तु निकाल लेते हैं खुद के व्यक्तिगत प्रयोग के लिए, तो उसे हम ड्राइंग कहते हैं, आहरण कहते हैं। तो अगर कोई साझेदार ऐसा करता है, आहरण या ड्राइंग करता है, तो जो आहरण या ड्राइंग करेगा उसके ऊपर ब्याज लगेगा कि नहीं लगेगा, इस बात का भी उल्लेख साझेदारी संलेख में होना जरूरी है, ठीक है। लाभ हानि विभाजन अनुपात, अगर कोई साझेदार ज़्यादा काम कर रहा है तो उसे वेतन देंगे या कमीशन देंगे, कितना वेतन देंगे, कितना कमीशन देंगे, इसके बारे में भी
बताना होता है। नए साझेदार का प्रवेश कैसे करेंगे, पुराने साझेदार को रिटायर कैसे करेंगे, साझेदार के क्या क्या अधिकार हैं, कोई साझेदार की मृत्यु अगर हो जा रही तो उस कंडीशन में उसके हिस्से को किस प्रकार निर्धारित करेंगे, उसके नॉमिनी को कैसे हम पैसा देंगे, इन सभी बातों का उल्लेख किया जाता है। किसमें? साझेदारी संलेख में किया जाता है। इसके बाद देखिए लिखा है साझेदारी का रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या? उसे हम रजिस्टर्ड करवा लेंगे न्यायालय या भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार। ठीक है, रजिस्ट्री कराने से क्या होता है कि बाद में अगर साझेदारों के बीच विवाद उत्पन्न होता है तो उस विवाद का निपटारा कानून करेगा। अगर आपने रजिस्ट्री नहीं कराया है तो उस विवाद का निपटारा आपको स्वयं करना पड़ेगा, चाहे घाटा हो चाहे मुनाफा हो, उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। लेकिन रजिस्ट्री होगा तो कानून के द्वारा उस समस्या का समाधान किया जाता है। ठीक है, तो ये है मेरा साझेदारी का रजिस्ट्रेशन। कैसे कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाता है? तो भाई उसका एक फॉर्म आता है, फॉर्म को फिलअप करना, निर्धारित फीस जमा करना, साझेदार का नाम पता डिटेल्स, कितना पैसा है, व्यवसाय का प्रकृति क्या है, जो साझेदारी संलेख उसका डिटेल अटैच करके आप जाके न्यायालय में या फिर जहाँ उसका रजिस्ट्रेशन होता है वहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट करके अपने व्यवसाय का रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन से लाभ क्या होगा? तो लाभ है फर्म को लाभ, साझेदार को लाभ, सबको लाभ तो ही होगा, क्योंकि जो भी समस्या है समस्या का समाधान उसी भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 या अनुबंध अधिनियम के द्वारा ही उसका निपटारा किया जाता है। और इसमें कुछ बातें हैं जो आपको बताने लायक है। तो हमारा जो साझेदारी अधिनियम है वो मेरा यहाँ पे हो जा रहा है समाप्त, और अगले क्लास में हम शुरू करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं संयुक्त पूंजी वाली कंपनी। ठीक है, तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा। ओके।